ये नेगेटिव और पॉजिटिव इसको इधर भेजना चाहता है और एक्सटर्नल फील्ड इसको इधर भेजना चाहती है। नहीं, अभी नेट में तुम किसको ज्यादा मानोगे? मान लिया एक्सटर्नल अभी ज्यादा है तो इसको फिर से जाना चाहिए, मुसीबत और खड़ी करना चाहिए। अगर हम कॉज के लगातार अगेंस्ट जाते जाते रहेंगे तो वो कॉज खत्म होके रहेगा। मतलब ये पक्की बात है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं हो सकती, क्योंकि फील्ड होने का मतलब है कि फ्लो अभी भी चल रहा है ना, और अगेंस्ट चल रहा है तो फिर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। ये होने में कुछ पल लगता है, कुछ मिली सेकेंड भी नहीं बोलेंगे। यानी हमने चार्ज बाहर से लाया, थोड़ी देर तक अंदर कुछ हुआ और उसके बाद फील्ड खत्म। एक पल में फील्ड खत्म, हम उसमें डिले की भी बात नहीं करते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे बहुत परफेक्ट दिखाते हैं कि चार्ज इतना चला गया, इतना नहीं चलता, थोड़ा सा शिफ्टिंग होता है, फील्ड अंदर जीरो हो जाती है। बात क्लियर? तो पहला सच ये हमें मान के चलना कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो नहीं होती, कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर की किसी कैविटी के अंदर। लॉजिक क्या है कि यार अगर इस चार्ज की फील्ड जीरो कराने के लिए निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव अंदर ही अंदर कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो? आउटर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ताकि मेटल के अंदर फील्ड ना आ जाए। अब यार आउटर में चार्ज अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है कि इसकी फील्ड का इन्फ्लुएंस अंदर ना आ जाए, और जब अंदर नहीं आया तो कैविटी के अंदर आने का कोई सवाल नहीं है। यानी एक तरह से उसको बाहर से ही शील्डिंग मिल गई। शील्डिंग मतलब उसको वहीं से ब्लॉक कर दिया गया फील्ड को। अब उसके अंदर मटेरियल के अंदर और मटेरियल की कैविटी के अंदर फील्ड नहीं आ सकती। तो पहला नियम तो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले कारण से, बाहर के कारण से ना मटेरियल में आ सकती है और ना कैविटी में आ सकती है। अब कोई कहते अंदर ही चार्ज रख दे तो यार, अगर अंदर ही चार्ज रख दे तो फिर यार उस चार्ज की फील्ड तो होगी, बाहर के कारण से अंदर फील्ड नहीं हो सकती। क्या ये पहला नियम समझ आ गया है? नोट करने की जरूरत है या आगे बढ़े? सबको जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा तो मतलब लिखते जाओ कि कैविटी और कैविटी के अंदर फील्ड, गंदा सा डायग्राम बना लो, फास्ट फास्ट जल्दी से लिख लो, है ना। हो सकता है एक जगह पे एक साथ ये सारी बातें सही सीक्वेंस में ना मिले, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। यानी पहला एजम्पशन ये मान के चल रहा हूं कि मैं कि कंडक्टर के अंदर फील्ड मटेरियल के अंदर तो कदापि नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, कैविटी के अंदर तब तक नहीं हो सकती जब तक अंदर कोई चार्ज नहीं है। बोलो। हाँ, ये मिल के दोनों ने किया है, केवल नेगेटिव नहीं किया है। नेगेटिव पॉजिटिव का जो कॉम्बिनेशन है उसने नेट में ये ऐसा थोड़ी उतना ही, ये ऐसा है कि इस पूरे मटेरियल में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, कि उसको कैंसिल कर दे। उसका कोई सटीक रूल नहीं है। सटीक शेप हो तब सटीक रूल की बातें करें, मैंने एक जनरल शेप पे बात करी। हाँ, पॉजिटिव जहां है वहां रहेगा, लेकिन ऐसा है ना कि बीच वाले रीजन में जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वहां से खिंच के आ जाते हैं, वो वहां के माहौल को न्यूट्रल रखते हैं, तो एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव माहौल, ऐसा होता है। नोट कर लिया भाई? भाई जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा नोट करते चले, ताकि हम एक सीक्वेंस समझें कि ऐसे ऐसे हम आगे बढ़े। फिर अगली बात हम लोग, तो यार हटा दिया था मैंने। ब्रेक 2 मिनट का।
स्टार्ट है। हम्म। तो अभी क्या है कि अगर मैं किसी कंडक्टर को चार्ज दे दूं, हम्म, अरे नोट फटा है, वो गए नहीं अभी तक, हो के वापस आ गए। अरे यार उसको ये वाला पूरा दे के फिर बदल लेते हैं। नाम बताते यार गंगवार सर का, इतना तो क्रेडिट है ही मार्केट में। क्या? जितने लोग बाहर हैं, स्टूडेंट की क्लास में मत चले जाना, स्टाफ में, और जितने यहाँ स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो अभी यार अगर मैं किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज रख दूं तो क्या होगा? कंडक्टर के अंदर चार्ज रख दूं तो क्या होगा? सरफेस पे आएगा। तो अब वैसे तो सबको ये पता ही है ना, लेकिन हम लोग गॉस लॉ से ये प्रूव करते हैं कि मान लिया हमने इसमें क्यू चार्ज रखा है, ठीक है, तो हम हमारे दिमाग में थॉट आ सकता है शायद कुछ थोड़ा बहुत अंदर रह जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे शो कर सकते हैं कि भाई मान लेते हैं कि इसके अंदर ये एक गॉसियन सरफेस हम यहाँ बना देते हैं, और गॉसियन सरफेस के लिए, इस गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाएंगे, इंटीग्रल ऑफ ई डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्योंकि इस बार हमें पता है कि ई जीरो हमेशा कंडक्टर में रहता है, यानी लेफ्ट साइड जीरो है, तो इसका सीधा मतलब क्या है, क्यू इन बी जीरो रहेगा। यानी कहीं भी अगर हमने गॉसियन सरफेस ऐसी मानी है कंडक्टर के अंदर, तो क्यू इन जीरो होगा, और जब अंदर चार्ज जीरो है तो सारा सारा कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। यानी अब पक्का हो गया कि ये चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। ये गॉस लॉ से मैंने एक्सप्लेन किया, हालांकि ये बात तो हम बहुत देर से मान ही रहे थे। बात क्लियर है? ये गॉस लॉ का एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं। तो एक और रूल सामने आया कि जब भी हम किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज रखेंगे तो वो हमेशा कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ये रूल समझ आ गया? तो अब जैसे ये रूल आया तो एक और कंफ्यूजन हो गया कि अगर कोई कंडक्टर विद कैविटी है और उसको मैं क्यू चार्ज दे दूं, ऐसे क्यू चार्ज दे दूं, तो वो कहाँ जाएगा? तो इसकी सरफेस तो दो है, एक कैविटी से लगी हुई और एक आउटर सरफेस। तो कैविटी से लगी हुई सरफेस में जाएगा, आउटर में जाएगा, दोनों में जाएगा। तो हम डाउटफुल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि कुछ क्यू चार्ज इधर गया है और बचा हुआ इधर गया है। भाई हम डाउटफुल है तो हमने मान लिया कि कुछ अंदर है और बचा हुआ बाहर है, यानी अंदर भी एक लेयर हमने मान ली है बेसिकली। तो अब हम शो क्या करेंगे, यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और उसके लिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ ई डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन हमने जो भी माना है, क्या लेफ्ट साइड के लिए हम श्योर हैं?
कि कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं हो सकती, तो क्यू कितना आ गया 0, और अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब पूरा पूरा चार्ज, यानी इस सिचुएशन में पूरा पूरा चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। किसी तरह का कंडक्टर हो, कैविटी के साथ भी हो, तो इनर सरफेस पे चार्ज है ना, ये लिख सकते हैं नो चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज इनसाइड द सरफेस ऑफ कैविटी, कैविटी कब तक, यस अभी, यानी ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कैविटी के अंदर चार्ज आ जाए। तो अभी फिलहाल हमें ये रूल समझ में आया कि कैविटी के अंदर चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये रूल अभी बनने वाला है, इतना नोट कर लिया है तो आगे बढ़ जाए। नोट कर लिया भाई, अभी मैं क्या करने वाला हूं कि एक चार्ज कैविटी के अंदर रख देता हूं। लेट से मैंने यहाँ पे कोई क्यू चार्ज कैविटी के अंदर रखा है और हमने इस पे कैपिटल क्यू रखा है, तो हमें ये इसका तो कोई चिंता नहीं, कैविटी के अंदर है तो ये कहीं जा सकता है क्या, हमने कैविटी के बीच में कहीं रखा है तो ये कहीं नहीं जा सकता। लेकिन अगर हमने मटेरियल को दिया है तो हमें ये अंदेशा है कि वो इनर सरफेस पे भी जा सकता है, और तो हमने मान लिया है कि कुछ Q1 अंदर जाएगा और बचा हुआ Q माइनस Q1, हमने ऐसा मान लिया है कि यहाँ Q1 जाएगा और बचा हुआ Q माइनस Q1 यहाँ जाएगा, और अंदर क्या है Q है। और अब हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस के लिए फिर से हमें क्या लगना है, इंटीग्रल ऑफ EDA इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताओ क्या चीज के बारे में हम श्योर हैं, एज ऑलवेज कि लेफ्ट साइड क्या आएगा 0, और क्यू इन में बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन कौन सा चार्ज है, एक Q1 जो हमारा अननोन है और दूसरा Q, ठीक है। तो क्या यहां से Q1 इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस Q, यानी अब हमें पता चला कि ये Q1 कितना आएगा माइनस Q, और अगर ये Q1 की जगह माइनस Q लिख देंगे तो ये आ जाएगा Q प्लस Q, बात समझ रहे, यानी इस बार हम कह सकते हैं कि अंदर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, सरफेस पे चार्ज बढ़ जाएगा, जितना नेगेटिव अंदर आया है उतना पॉजिटिव बाहर छूटेगा। बात क्लियर है। तो अभी अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं कि ऐसा क्यों हुआ है ना, Q1 की जगह Q आया है और इसकी जगह क्या हो गया Q प्लस Q, ठीक है। तो मैं फाइनल चार्ज यहाँ दिखा देता हूँ, अंदर माइनस आ गया है और बाहर Q प्लस Q आ गया है। तो बस तुम कह सकते हो कि यार एक तो गॉस लॉ को फॉलो होना है, तो जितना चार्ज इधर है उतना ही आएगा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या अपने आसपास कंडक्टर से वो निगेटिव को जमा करना शुरू कर देगा, भाई निगेटिव फोर्स महसूस करेंगे तो तुरंत वो निगेटिव इसी पॉजिटिव के इर्द गिर्द मंडराने लगेंगे, भाई अट्रैक्शन जो महसूस कर रहे हैं, है ना। और जैसे जैसे निगेटिव आसपास आ रहा है, क्या बताओ फर्दर अंदर के कंडक्टर की शील्डिंग जैसी होती जा रही है, क्या बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कैविटी के अंदर तो होगा, कंडक्टर के अंदर था इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन यहां जमा हो गए, और जमा होने के साथ साथ क्या आप यहाँ के किसी टेस्ट चार्ज से पूछा जाए तो वो दोनों का इन्फ्लुएंस महसूस करेगा, क्या इस पॉजिटिव का महसूस करेगा अवे और निगेटिव का महसूस करेगा अंदर, और जब तक ये 0 ना हो जाए तब तक ये चैन से बैठ नहीं सकता। अगर तुम अभी भी कह रहे हो कि नहीं इनमें से हो सकता है कोई ज्यादा हो, तो मैं कहूंगा तो फिर ये चलेगा और खत्म करके रहेगा, बात समझ रहे हैं, यानी ये फिर होके रहेगा। अगर कोई अंदर का मेंबर उस एक्सटर्नल शक्ति के खिलाफ हमेशा लड़ने को और मर मिटने को तैयार है, तो फिर उस एक्सटर्नल शक्ति का खात्मा होना तय है, तय है, आवश्यक नहीं है, तय है, आवश्यक अलग चीज होती है। अगर लगातार अंदर के लोग एक्सटर्नल सर्किट के खिलाफ, एक्सटर्नल पावर के खिलाफ, एक्सटर्नल शक्ति के खिलाफ मूव करने को तैयार हैं, छोटा सा मूवमेंट उनका, इतनी बड़ी भीड़ में उनका छोटा सा मूवमेंट उस शक्ति को खत्म कर सकता है, इससे हमें ये पता चलता है। बात क्लियर है। तो क्या अंदर के टेस्ट चार्ज अल्टीमेटली फ्रीडम के बाद ही शांति से बैठ सकते हैं, बात समझ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था जब 1947 में हमें आजादी मिली थी, इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। तो अब यार अंदर माइनस क्यू आएगा, जितना कुल मिला के इधर है उतना इधर आएगा। इससे अब क्या है कि बहुत सारे परफेक्ट शेप के लिए डिस्कशन खुल जाते हैं। जैसे एक शेल है और इस शेल के अंदर अगर मैं
अंदर जाके सेंटर पे माइनस क्यू रख दूं तो बताओ यार क्या होगा। ये शेल कंडक्टिंग है, अगर मैं बिल्कुल सेंटर पे जाके माइनस क्यू रख दूं तो इसी रूल के हिसाब से मैं कह सकता हूं अगर अंदर माइनस रखा है तो इनर में क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। तो यार रूल क्या बताता है कि पहली बात तो उतना ही आएगा, है ना। और क्योंकि ये मामला सिमेट्रिक है तो ये यूनिफॉर्म भी होगा। पिछली बार हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को लेके कोई कमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम कह सकते हैं क्योंकि ये शेल एक यूनिफॉर्म है और ये बीचों बीच रखा है तो ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यानी ये निगेटिव अपने आसपास पॉजिटिव को जमा कर लेगा सच दैट कि यार ये जो मटेरियल है, यार ऐसा है कि ये मटेरियल चाहे जितना पतला दिखा दूं, ये मटेरियल के अंदर कुछ तो मोटाई है, क्या उस मटेरियल के अंदर का चार्ज कंफर्टेबल महसूस करेगा अल्टीमेटली। अच्छा अभी बता, ये कंडक्टर पहले वैसे तो न्यूट्रल था, है ना, तो अंदर अगर प्लस क्यू आया है तो बाहर उतना ही चार्ज छोड़ के आया होगा, यानी बाहर उतना ही माइनस क्यू आएगा। क्या ये बात समझ आ रही। तो अब मैं किसी और ऐसे कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ हॉलो शेल था, ये हॉलो कंडक्टिंग शेल है इसकी कैविटी में क्या है, हैविंग चार्ज एट कैविटी, एट कैविटी यस। अब ये ख्याल आ सकता है कि मान लिया हमारे पास ये शेल है और हम चार्ज को, इस निगेटिव चार्ज को थोड़ा सा सरफेस के एक तरफ ज्यादा करीब ले जाएं तो क्या होना चाहिए। यार हमने जब रूल पढ़ा था तो हमने एक्चुअली में बहुत जनरल बात करी थी, है ना। तो अगर यहाँ निगेटिव थोड़ा सरफेस के करीब आ जाए तो मैं कहूंगा यहाँ पॉजिटिव कुछ ज्यादा ही जमा होगा, क्यों, इस निगेटिव का असर खत्म करने के लिए यहाँ पॉजिटिव, और जहां दूर का मामला है वहां पॉजिटिव थोड़ा कम होगा। ले देखिए शील्डिंग तो होना ही है, एग्जैक्ट वैल्यू कोई बात नहीं कर सकता, बस यही कह सकता है कि निगेटिव के करीब पॉजिटिव ज्यादा होगा। अच्छा क्या ये शील्डिंग, अंदर वाली शील्डिंग, ये एश्योर करती है, क्या एश्योर करती है कि इस कंडक्टर के अंदर अब कोई फील्ड, यार अगर कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं है कहीं भी तो बाहर के चार्ज को तो खबर ही नहीं है कि अंदर क्या हो गया। तो बाहर के चार्ज को तो, यार बाहर के चार्ज को कोई इन्फ्लुएंस मिलेगा तब वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएगा, और अगर बाहर वाले चार्ज को पता ही नहीं अंदर क्या हुआ तो वो जैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वैसे ही होगा। यानी अंदर का चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन बाहर का चार्ज जो निगेटिव आएगा जो छूटा है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि कोई वजह ही नहीं है उसके नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होने की। कोई वजह है क्या, क्या उसको कोई इन्फ्लुएंस महसूस ही नहीं होगा, वो शील्डिंग तो अंदर हो ही गई, अब उसकी फील्ड का इफेक्ट बाहर नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं यार। इन पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस इसीलिए है क्योंकि इस निगेटिव की फील्ड को खत्म करना था, खत्म करना था। अब बाहर के किसी भी पॉइंट पे इन पॉजिटिव और इस निगेटिव का नेट जीरो हो चुका है, तो काम नेट जीरो हो गया ना यार। तो अब कहां तुम कह रहे हो कि पॉजिटिव का असर बचा रह गया, और बचा रह गया तुम कह रहे हो तो फिर निगेटिव को भूल क्यों रहे हो। बात समझ रहे हैं। तो बाहर का चार्ज कैसा होगा, ये यूनिफॉर्म निगेटिव होगा, और अंदर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव होगा। कब, उस केस में जब चार्ज नॉट एट सेंटर है, चार्ज नॉट एट सेंटर है, और अगर ये सेंटर पे है चार्ज तब तो अंदर भी यूनिफॉर्म होगा और बाहर भी यूनिफॉर्म। अच्छा कोई मुझे बताए कैविटी के अंदर फील्ड है या नहीं है। कितने लोग कहते हैं है, कितने लोग कहते हैं नहीं है। अरे भाई इस चार्ज की फील्ड तो अंदर है ही है, इसी वजह से तो ये पॉजिटिव अंदर जमा हुआ है, या यहाँ निगेटिव रखा है तो उसकी वजह से तो फील्ड है ही, तभी तो ये पॉजिटिव जमा हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर है। बाहर से की हो जस्ट अ मिनट, तुम कह रहे हो इस निगेटिव की वजह से अंदर फील्ड होगी, हाँ जस्ट अ मिनट, बाहर के किसी पॉइंट पे फील्ड की बात कर रहे हो।
बाहर के किसी पॉइंट पे फील्ड होगी, क्यों नहीं होगी, किसकी वजह से होगी? यार ऐसा है कि अब इसमें पूछने वाले के तरीके पे डिपेंड करता है कैसे पूछता है। अगर कोई कहता है बाहर के किसी पॉइंट पे फील्ड होगी कि नहीं, पहला क्वेश्चन, तो जवाब है होगी। अच्छा, क्या अंदर एक दूसरे का खात्मा कर चुके हैं, तो उसका नेट इफेक्ट तो बाहर नहीं है, तो फिर किसका इफेक्ट आएगा? यानी तुम ऐसे सोच लो कि निगेटिव चार्ज की शेल है, उसके बाहर जो फील्ड होना चाहिए वो होगी। यार अब बस ये सोचो, अंदर बाहर का खत्म, केवल क्या बचा, केवल एक माइनस बचा है। तो सोचो यार, केवल अकेले माइनस हो तो उसकी फील्ड कैसी होती, कैसी होती, ऐसी होती, तो वो फील्ड होगी, है ना? क्लियर है? अब यार पूछने वाला अगर ऐसे कह दे कि एक पॉइंट पी है, यूनिफॉर्म कहाँ है? रेडियली आउटवर्ड है, कहाँ लगेगा? कूलम फोर्स को कौन रोक सकता है? कूलम वो वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। बेसिकली अगर इस पॉइंट पे कोई ये कह दे कि इस पॉइंट पे अंदर वाले चार्ज की वजह से, दोनों को एक साथ बात करें, अंदर वाले दोनों चार्ज की वजह से फील्ड होगी कि नहीं, तो कहोगे नहीं होगी। लेकिन कोई अलग से पूछे कि माइनस क्यू का यहाँ असर होगा कि नहीं, कूलम्बिक असर होगा, फिर तुम कहोगे कि बाहर वाले के कारण अंदर नहीं होगा। फिर कहोगे कि नेट असर कितना होगा, तुम कहोगे नेट इतना होगा जितना इस नेगेटिव का है, तो इसका मतलब इन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। पूछने का तरीका एक मिनट, इफेक्ट होगा अलग क्वेश्चन हो गया, कूलम्बिक फोर्स लगेगा ये अलग क्वेश्चन हो गया, दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं कह रहा हूं कि ये नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव पे मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि इफेक्ट होगा कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव पे कूलम्बिक फोर्स लगेगा कि नहीं, तो लगेगा। कोई भी दो चार्ज कुछ दूरी पे है उनमें कूलम्बिक फोर्स लगेगा, लेकिन जितना कूलम्बिक फोर्स इन दोनों में लग रहा है अट्रैक्शन वाला, इस प्लस ने अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए उतना ही यहां कैंसिल कर रखा होगा, तभी हम उसकी बात करते नहीं है। ये पूछने वाले पे डिपेंड करेगा। अब जो तुम कह रहे हो उसमें आ जाते हैं। यार इतनी बातों को क्या कुछ लिखने की जरूरत है? मैं कुछ, है ना, ये मैं डायग्राम तो कम से कम बना लो, तो डायग्राम से ही क्लियर रहेगा। डायग्राम तो कम से कम बना लो, बिल्कुल बीचों बीच है तो डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा टिल्टेड है तो डिस्ट्रीब्यूशन। नोट कर लिया है? यार अपने हिसाब से अगर तुम्हें लगता है कोई लाइन तुम्हें हेल्प कर सकती है तो वो नोट कर लो, क्योंकि बाद में फिर सब भूला भूला सा लगता है। चलो यार, मैंने यहाँ एक Q1 रखा है, एक Q2 रखा है, और बाहर वाले में कुछ नहीं रखा है। एक Q1 रखा है, एक Q2 रखा है, बाहर वाले जीरो है, ठीक है ना? ये चार्ज का टोटल अमाउंट है जो हमने रखा है। ये एकदम कैविटी के अंदर है, फिर एक शेल है, फिर एक उसकी आउटर शेल है, सब कंडक्टिंग, ये भी कंडक्टिंग, ये भी कंडक्टिंग, दो शेल हैं। दो शेल के सबसे अंदर कितना है, Q1। तो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, हर शेल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा होगा दिखाना है। हर चार्ज में Q2 पहले वाले की सरफेस में, यहाँ कोई चार्ज नहीं है लेकिन सब कंडक्टिंग है, तो कहाँ कितना चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन से पहले का सीन है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का सीन क्या होगा, ये बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आफ्टर वाला डायग्राम तुम्हें समझाना है कि आफ्टर में क्या होगा। अंदर अंदर का चार्ज Q1 है, क्या वो बदल सकता है? उसको कहीं नहीं जाना है, वो बीचों बीच किसी तरह से छोड़ दिया गया है।
तो यार रूल क्या है कि क्योंकि मान लेते हैं कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज, अपने मन से हम पॉजिटिव ही मानते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड इस मटेरियल के अंदर ना आ जाए, तो उसके लिए अंदर क्या जरूरी है, माइनस Q1 आना। और माइनस Q1 आया है तो कहीं प्लस Q1 छोड़ा होगा, तो प्लस Q1 बाहर आया होगा। अच्छा, Q2 ऑलरेडी दे रखा है, तो मिलके कितना हो गया, Q2 प्लस Q1। अब Q2 प्लस Q1 अगर बाहर आ गया तो वो अगली शेल में फील्ड दे सकती है, यार इस शेल के अंदर फील्ड दे सकती है। तो ना आ जाए उसके लिए क्या जरूरी है, यहाँ माइनस Q1 प्लस Q2। यार माइनस होल है पूरे में, Q1 प्लस Q2, और क्योंकि इसमें टोटल चार्ज 0 था, तो जितना निगेटिव अंदर आया है उतना प्लस बाहर भी होगा। कितने लोगों ने कर लिया था, बात क्लियर है। तो अब कॉन्सेंट्रिक में डिस्ट्रीब्यूशन का रूल इतने में समझ में आ गया कि कैसे होगा। अब एक क्वेश्चन जो तुम पूछ रहे थे कि बाहर चार्ज हो, क्या पूछ रहे थे, बाहर चार्ज है तो सबसे पहले रूल पे आ जाओ कि कंडक्टर ना तो अपने मटेरियल में ना अपनी कैविटी में बाहर की वजह से फील्ड नहीं आने देगी। यानी यार यहां तक फील्ड का इफेक्ट होगा, लेकिन यहां माइनस चार्ज का जमावड़ा हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से कि कम से कम, हाँ वो पॉजिटिव छोड़ के आया होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मटेरियल के अंदर और मटेरियल की कैविटी के अंदर फील्ड नहीं होगी, है ना। यानी क्या मैं यहां लिख सकता हूं, ई नेट क्या होगा, 0 होगा। इतनी बात क्लियर है। तो असली क्वेश्चन अब है कि अगर मैं एक क्यू चार्ज इसके बीचों बीच सेंटर पे या कहीं रख दूं, मेरा उसमें क्वेश्चन होगा इस चार्ज को फोर्स महसूस होगा या नहीं होगा। फोर्स ऑन चार्ज, इसका नाम कैपिटल क्यू रख दूं, कैपिटल क्यू, कैप्ट इनसाइड कैविटी, होगा या नहीं होगा, होगा वाले हाथ उठाएं, नहीं होगा वाले हाथ उठाएं, बाकी लोग किस, लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए, जस्ट मिनट। मैंने जब पूछा इस चार्ज पे फोर्स बताओ, तो मैं नेट की बात कर रहा हूँ, फोर्स में कोई नेट लगाए या ना लगाए इसका मतलब नेट ही होता है। तो यार जब तुम कह चुके हो कि इस चार्ज की वजह से यहाँ निगेटिव आके अंदर फील्ड जाने ही नहीं दिया, तो फोर्स कौन देगा उसको, क्या कोई चार्ज अपने ही फील्ड का फोर्स महसूस करता है क्या, फील्ड दूसरे की होना चाहिए तब वो फोर्स महसूस करता है। तो इसका जवाब है नेट फोर्स 0 होगा, नेट बोले अथवा ना बोले फोर्स क्या होगा, 0 होगा। एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है उस पर फोर्स कितना लगेगा, एफ 0 होगा, नेट 0 होगा, दोनों एक ही बातें हैं, कोई बोले अथवा ना बोले। अब कोई ये कह दे कि ये Q1 है, ये कैपिटल Q है, कोई पूछे Q1 और Q में कूलाम्बिक फोर्स होगा कि नहीं होगा, होगा। अब कोई पूछे कि उस कूलाम्बिक फोर्स को किसने कैंसिल किया, तो तुम कहोगे शेल ने, सेल के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ने उसको कैंसिल किया। ये 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, तीनों अलग अलग समझ में आ गए हैं। ये एससी वर्मा का बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्या क्लियर है। तो पूछने के तरीके के हिसाब से हमारे जवाब बदल जाएंगे। नेट 0 होगा, 0 क्यों हुआ है, क्योंकि इसका असर कूलम्बिक इस माइनस डिस्ट्रीब्यूशन ने खत्म कर रखा है। बात में अब कोई ये भी पूछ दे कि इन दोनों में कूलम्बिक फोर्स लगेगा कि नहीं, तो मैं कहूंगा हाँ लगा होगा, इनका इनका आपस में लगा होगा, और इन निगेटिव और इस पॉजिटिव का भी आपस में लगा होगा, वो मिलके क्या हो गया है, 0 हो गया है। बात समझ गए हैं। तो जितने तरह से पूछा जा सकता है वो लगभग सारी पॉसिबिलिटीज हमने खत्म कर ली है। ये पानी इनमें से कोई मेरे लिए था क्या, तुम लोग हैं पर्सनल उसने सोचा पानी पी लेंगे तो ऐसा ना हो ये समोसा कैंसिल कर दें। हो गया। देखो यार ये जो अगला डिस्कशन है ये केवल आकाश के, एलन के
लिए है केवल, नीट में ये नहीं आएगा, करें कि ना करें? हाँ, ये फैशन में चल रहा है क्योंकि मैंने देखा है आकाश वाले इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मैंने आज तक कहीं नीट में ये क्वेश्चन नहीं देखा, नहीं आता है। तो अगर एक शीट है, एक प्लेट है, और उसमें मैं कुछ क्यू चार्ज दे देता हूं, ठीक है, ऐसे क्यू चार्ज दिया है, तो ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर इसको क्यू देंगे तो पूरा पूरा चार्ज एक तरफ रहेगा सरफेस पे। अब इन इन एज की बात तो नहीं करो, हम एज इफेक्ट पे चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम शेल को बहुत लार्ज मान के चलते हैं। तो बस दो ही तरफ की बात करो, एज पे मामला बड़ा अजीब होगा, उसकी हम चर्चा ही ना करें क्योंकि एज के आसपास हमें भटकना ही नहीं है, उसके लिए हमें कोई रूल पता ही नहीं है। तो यार ये बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन का सीन है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ क्यू बाई टू आएगा और यहाँ क्यू बाई टू आएगा, यानी दोनों तरफ आधा आधा चार्ज। ये इसलिए भी जरूरी है यार, ये तुम सिमेट्री की वजह से बोल सकते हो, लेकिन बड़ा लॉजिक ये है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो रहना चाहिए, प्राइमरी कंडीशन है। तो तुमको क्यों रहना चाहिए? क्योंकि अगर जीरो नहीं है तो चार्ज चलेंगे और चल के जीरो कर देंगे। हर बार वही जवाब है कि इसके अंदर फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ के किसी टेस्ट चार्ज से पूछूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, तो कहेगा इधर वाले मुझे राइट फोर्स दे रहे हैं, इधर वाले लेफ्ट, जीरो है। अगर ये जस्टिफाइड है तो इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। कुल मिला के हर वो डिस्ट्रीब्यूशन जिससे मैं कंडक्टर की हर प्लेट के अंदर फील्ड जीरो दिखा पाऊं, वही रूल है। रूल क्या है यार? चार्ज पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स पहली बात तो बहुत करीब करीब रखी, बहुत पास पास, ताकि हम परफेक्ट रूल लगा पाए, वो जो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन वाला रूल है वो लगा पाए। खैर मैं रूल या मैथमेटिक्स के जरिए नहीं, बस एक मैथमेटिक्स के जरिए ये रूल बताऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। मैं केवल ये कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन रूल से फील्ड अंदर नहीं आएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या है कि जितना भी चार्ज हम पैरेलल प्लेट में देंगे, वो 2 हो, 3 हो, 4 प्लेट हो, चाहे जितनी प्लेट हो, हम क्या करेंगे, जितना चार्ज हमने दिया है उसके टोटल सम का आधा लेफ्ट मोस्ट सरफेस पे और आधा राइट मोस्ट सरफेस पे। पहला यही है, हाफ ऑफ द टोटल चार्ज ऑन द लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट सरफेस। प्लेट नहीं, प्लेट में तो 2 सरफेस होती हैं, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट सरफेस पे। यानी मैं रूल साथ साथ लगाता जा रहा हूं, तो वह रूल के हिसाब से यहाँ कितना आना चाहिए, Q1 प्लस Q2 बाई टू आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ Q1 प्लस Q2 बाई टू, बराबर बराबर ना, आधा इधर आधा इधर। फिर बचा हुआ चार्ज, यही तो रूल है यार। एक काम करता हूं, मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूं तो थोड़ा और कन्विंसिंग लगेगा। मैं Q1 की वैल्यू Q ले लेता हूं और Q2 की वैल्यू 2Q ले लेता हूं, ठीक है। एक Q है और दूसरा 2Q है, तो रूल के हिसाब से दोनों का सम 3Q हुआ, तो 3Q का आधा 3Q बाई टू इधर, 3Q बाई टू इधर, पहला रूल है, आधा इधर। रिमेनिंग सरफेसेस विल कीप द चार्ज एज पर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन के हिसाब से बताओ, अच्छा इस प्लेट में टोटल Q था और 3Q बाई टू इधर आ गया है, तो Q माइनस 3Q बाई टू बचेगा। फिर Q माइनस 3Q बाई टू, Q माइनस 3Q बाई टू, वो पता है कितना आएगा, माइनस Q बाई टू, यानी यहाँ कितना आएगा, माइनस Q बाई टू। देख लो इन दोनों का सम Q के बराबर है, मतलब चार्ज कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। उसके बाद अगला रूल क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इन अपोजिट सरफेसेस, है ना। अब इसके अपोजिट में जो सरफेस है वहां कितना आएगा, प्लस Q बाई टू, बस ये रूल है। अब ये रूल क्यों है, तो मैंने कहा ये रूल इसीलिए है कि हम इस रूल से जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसी पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, जीरो। जरा देखो, इधर के किसी पॉइंट से मैं पूछूं कि तुम किसकी किसकी वजह से महसूस कर रहे हो, तो सबसे पहले कहेगा यार ये 3Q बाई टू की वजह से महसूस कर रहे हैं, यार इस 3Q बाई टू की वजह से असर कहाँ आएगा, राइट। तो क्या वो इस 3Q बाई टू की वजह से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया भाई। ये वाला इधर वाला चार्ज राइट देगा असर, तो इधर वाला उतना ही चार्ज लेफ्ट देगा। अच्छा इस निगेटिव की वजह से इस पर
एट्रैक्शन राइट आएगा तो क्या उतना ही चार्ज यहाँ कैसा है, पॉजिटिव, तो वो देगा रिपल्शन। क्या मैं फील्ड इसके अंदर जीरो दिखा पा रहा हूं, और इसके ही अंदर क्यों, इसके अंदर भी दिखा सकता हूं, बताओ। इसके अंदर इधर वाली लेयर लेफ्ट देगी, इधर वाली लेयर राइट देगी, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। क्या मैं हर जगह जीरो दिखा पा रहा हूं, इसका मतलब ये रूल टेस्टेड है। रूल समझ में आ गया है? फिर तो हम कर ही नहीं पाएंगे। पैरेलल प्लेट्स बहुत नियर बाई हैं, बहुत नियर बाई, उसी के लिए डिस्कशन पूछा ही जाता है, क्योंकि उसके बाद हमारी मैथ्स ही हमारे पास नहीं है ना, दूरी के लिए हमारे पास फिर इतनी मैथ्स रेडी नहीं है जिसके लिए हम लगा पाए। तो अगर रूल समझ में आया है तो एज ऑलवेज मैं हमेशा ज्यादा की उम्मीद उम्मीद अपने स्टूडेंट से करता हूँ। मान लेते हैं यार यहाँ क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, और यहाँ -3 क्यू है, ठीक है। ये बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने चार्ज दिया है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा सबको दिखाना है। टोटल सम निगेटिव होगा ना? टोटल -2 क्यों कहाँ आ रहा है? सारी मिला के जितनी प्लेटें सब मिला के रूल क्या है कि हाफ ऑफ टोटल चार्ज, जब मैं टोटल चार्ज कह रहा हूं मतलब ऑल प्लेट्स, ऑल प्लेट्स सबका मिला के, तो सबका मिला के कितना है, -3 क्यू है, -3 क्यू, यार क्यू माइनस क्यू माइनस, तो यहाँ कितना आएगा -3 क्यू/2, यहाँ कितना आएगा -3 क्यू/2, पहला रूल हो गया। अब चार्ज कंजर्वेशन, फिर क्यू में से इतना घटा दो, क्यू में से -3 क्यू/2 घटाओगे, ध्यान रखना घटाना है, तो ये कितना आ जाएगा 5 क्यू/2, यहाँ कितना आएगा 5 क्यू/2, तो सामने कितना आएगा -5 क्यू/2। अब बचा कितना, बचा कितना, तो चार्ज कंजर्वेशन से हम देखते हैं माइनस क्यू में से -5 क्यू/2 घटा देते हैं। ये थोड़ा ज्यादा अजीब हो गया है, आसान एग्जाम्पल सोचना चाहिए था मुझे। अगर माइनस क्यू में से इतना घटा दो तो बचा हुआ उधर का आ जाएगा, कितना आएगा ये आएगा -2 क्यू प्लस 5 क्यू डिवाइड बाई 2, दैट इज 3 क्यू/2। ये 3 क्यू/2 तुम चेक कर सकते हो क्या इन दोनों को मिला के -क्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ 3 क्यू/2 आया है, तो इधर कितना आएगा, अच्छा इतना करते ही, इतना करते ही आखिरी में वो अपने आप सम आ जाएगा, आखिरी में चार्ज कंजर्वेशन अपने आप फॉलो करेगा। मिला के देख लो यार इन दोनों का सम -3 क्यू हो रहा है कि नहीं। क्या रूल क्लियर है, अभी कोई डाउट है? चलो इसका जल्दी से कर दो, ये थोड़ा जल्दी वाला दिया है इसमें।
सब जगह। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। ठीक। रूल लगाओ, सब सब पॉसिबल है, जो कुछ आएगा वही सही है। पिछला वाला क्लियर नहीं है। नहीं, इन दोनों का सम कितना आया? इन दोनों का सम आया -3q। रूल क्या था? जितना टोटल सम आएगा उसका आधा इधर आधा इधर, फिर बचा हुआ इधर उसका माइनस इधर, बचा हुआ इधर उसका माइनस इधर। हाँ भाई, थोड़ा वायर की रीच में बैठा करो ना यार, एकदम बच के किनारे चले जाते हो, सर देख लेंगे तो बुरा मान जाएंगे। अरे यार देख लेंगे तभी तो पता चलेगा कि बुरा मानना है कि नहीं। हाँ ठीक है, सही जा रहे हो। ये लग रहा है बना के लाएगा। पहले एक बार गया, नोट की वजह से लौट के आया, फिर आएगा सर पिछली बार जो बन रहे थे वो ठंडे हो गए थे। तो दोबारा बनवाने लगे, फिर जो है खत्म हो गए सर वो। पहले वाली बुकिंग लगी थी तो वो लोग ले गए, फिर से बनवा रहे थे। 3q- नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है यार, शायद वो लौट के ऐसा कोई जवाब दे दे तो फिर कभी के लिए टल जाएगा। +3q - q, और तो ये कितना हो गया? 4q। टोटल कितना हो गया? 4q। तो 4q का आधा 2q इधर, 2q इधर, सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ 2q टोटल था, 2q में से 2q चला गया तो यहाँ कितना बचा? 0। तो 0 का अपोजिट 0, बचा हुआ इधर उसका अपोजिट इधर। और देखो q और 2q मिलके 3q हो रहा है कि नहीं? कितनों ने कर लिया है? बात क्लियर है? बस वही है, वही जो रूल वहां है वही यहाँ लगा है, वही सब जगह लगेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस रूल से हम शो कर सकते हैं कि हर जगह फील्ड क्या है? 0 है। हटा दे। तो कंडक्टर प्रॉपर्टी जितनी थी उतनी हो गई है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में आने वाले हैं, और अब तुम लोग हर क्वेश्चन जो उस टॉपिक में है वो ट्राई कर सकते हो। पेन सिलेक्ट होना चाहिए, हाथ से एक बार टच करना है, बंद करना। बिना रूल के थोड़ी काम चलता है, लोग अंदाजे मार के जब काम चलाएंगे तो गड़बड़ी होगा। तो नए बच्चा कोई नहीं है यार, मतलब पिछली क्लास तो मेरी बेकार चली गई। ये पुराना है जो कभी कभी नया बन के आ जाता है। सेटिस्फेक्शन देने के। अगर कल की क्लास ना होती तुम ना आते। अच्छा, कल का प्रमोशन तुम्हें यहाँ खींच लाया। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन बाकी लोग तो मतलब एकदम कसम खा ली कि जहाँ पे हमने पैसा दे दिया है के अलावा कहीं नहीं। हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है क्या वहाँ पे? मतलब जहाँ को उन्होंने खरीदा है। नहीं, मेन बात है कि पैसा दे दिया है।
हम लोग मेरी वर्डिंग बोलना सीख गए हो। तो अब तक के डिस्कशन में हम लोगों ने किसी जगह पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स निकालना सीखा है, मेन आइडिया यही था। अब फोर्स एक चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना होता तो फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, कूलम्ब्स लॉ था उससे फोर्स निकाल आता। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि एक पॉइंट चार्ज नहीं बल्कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से कहीं पर फोर्स ला पाए। तो उसके लिए हमें एंट्री कराना पड़ी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो हमने एक सिस्टम की वजह से ई निकालना सीखा, दैट वाज यूनिट कूलाम पे लगने वाला फोर्स। तो अब हम किसी भी कूलाम पे लगने वाला फोर्स ला सकते हैं। ई के बारे में हमने चर्चा इसीलिए करी है कि हम एफ ला पाए, पूरा रूल। तो फिर हम ई के पीछे पड़ गए, फिर गॉस लॉ लिया ताकि हम ई निकाल पाए, यही सब चलता रहा, है ना। तो अभी हम मेन अगर देखें तो इन दो टॉपिक से एफ लाना सीख गए हैं, फोर्स लाना सीख गए हैं। टॉपिक का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, फोर्स लाना सीख गए हैं, है ना। हम लोगों ने जब टॉपिक पढ़ा था, मैकेनिक्स पढ़ी थी, तो काइनेमेटिक्स आई, फिर क्या आया, लॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली देखा जाए तो ये पूरा टॉपिक फोर्स से संबंधित लॉज ऑफ मोशन पार्ट था। यार मैकेनिक्स के कितने पार्ट हैं, मैकेनिक्स को हम कितने पार्ट में देखते हैं, काइनेमेटिक्स पार्ट, लॉज ऑफ मोशन पार्ट, वर्क एनर्जी पार्ट, लीनियर मोमेंटम पार्ट, 4 पार्ट। लीनियर मोमेंटम में थोड़ा सा डिस्टिंक्ट कर देता हूँ, एक इम्पल्स पार्ट और बढ़ा देता हूँ, है ना। जब मैं रोटेशनल मोशन पढ़ाता हूँ, मैंने तुम्हें दिखाया कभी कि पूरे रोटेशनल मोशन को मैं उन्हीं 5 सेक्शन में खत्म करता हूँ, कोई भी लैंग्वेज उससे बाहर नहीं होती है, ठीक है। तो अभी क्या है, फिर एक बड़ी कैटेगरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर रह गई। हमने बीच में डाइपोल के टॉर्क की भी बात करी ली, नहीं रोटेशन छू लिया। वर्क एनर्जी पार्ट अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल नहीं छुआ है ना। तो वर्क एनर्जी पार्ट जो भी हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं उसका ही एक्सटेंडेड टॉपिक है। यानी इस टॉपिक में वर्क एनर्जी थ्योरम भी लग सकती है, डब्ल्यू ऑल इक्वल टू डेल्टा के, कभी पढ़ा है। एक होता था डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस लॉस, वो भी लग सकता है। एक होता था अगर लॉस ना हो, एक्सटर्नल एजेंट ना हो, तो के इनिशियल यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल ये फाइनल, वो भी लग सकता है। या उसी का एक फॉर्म होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल जी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, या डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन, ये सब वर्क एनर्जी की चीजें हैं जो यहाँ यूज होंगी। लेकिन यूज तो तभी होंगी जब यहाँ पे हम एनर्जी, स्पेशली मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी, भाई के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल, या डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन पोटेंशियल जी, हम तभी लगा पाएंगे जब पोटेंशियल एनर्जी जानते होंगे। यानी इस टॉपिक का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, पोटेंशियल जी। और पोटेंशियल जी को असिस्ट करने के लिए, जैसे फोर्स को असिस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी, इसी तरह से अरे होता है ना, मेन कैरेक्टर का एक साइड कैरेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें सपोर्टिंग रोल में आया था। उसी तरह से इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के सपोर्ट में क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आने वाला है। ऐसे ही चीजों को देखोगे कि हम क्यों ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम्हें समझ आएगा कि मेन मकसद है कि हम वर्क एनर्जी के उन फॉर्मूलों का यूज करना चाहते हैं। कौन सा, वही डिक्रीज इन पोटेंशियल जी इंक्रीज इन काइनेटिक जी, या के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल। उनका यूज करने के लिए हमें यू की जरूरत है, और यू के लिए हम वी की चर्चा करेंगे, है ना, किसी सिस्टम के इफेक्ट में, किसी सिस्टम के इफेक्ट में। ये पूरे इस टॉपिक का स्ट्रक्चर है। अब तो मुझे भी लग रहा है कुछ ज्यादा ही देर हो गई। वैसे यार महक से जान गए। अच्छा देख लिया था, मुझे लगा कि समोसे के बड़े फैन। लोग समोसे की महक समझ पाते हैं, इन्होंने समोसे की आहट समझ ली। सर दोनों बातें मैं एक साथ लिख रहा हूँ, चेंज इन पी और चेंज इन पोटेंशियल। हम लोगों ने जब मैकेनिक्स में पोटेंशियल जी पहली बार डिफाइन करी थी, किसी को याद है चेंज इन पोटेंशियल जी की डेफिनेशन क्या है? यस बिल्कुल सही। हम लोगों ने पहली बार पोटेंशियल जी अगर कभी बचपन से रियलाइज किया है तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी रियलाइज किया है, कह सकते हैं। तो यार ये दो मैकेनिक्स के एग्जांपल बहुत फेमस है जिससे हम पोटेंशियल जी को महसूस करते थे। एक एम मास को अगर मैं जमीन के लेवल से ऊपर उठा के रख दूं, तो ये फर्स्ट सिचुएशन में
या सेकेंड सिचुएशन में कहाँ पोटेंशियल जी ज्यादा है? ऊपर ज्यादा है ना। इसी तरह से अगर मैं इस ब्लॉक को खींच के थोड़ा स्ट्रेच करके छोड़ दूं तो पहली वाली सिचुएशन में या बाद वाली सिचुएशन में? बाद वाली सिचुएशन में पोटेंशियल जी ज्यादा है। तो पोटेंशियल जी चीज क्या है, क्या बोल सकते हैं पोटेंशियल जी क्या है? मतलब आपने काम किया। बिल्कुल। अक्सर तुमने देखा होगा कि बचपन में तुमने देखा होगा टीचर एक बच्चे के पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। नहीं में उसमें बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे पास क्यों नहीं खड़ा हुआ। अच्छा तुम में से हो सकता है तुम्हारे पास भी कभी खड़ा हुआ। नहीं, तुम लोगों को कभी इस तरह का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला? यहाँ सब फिल्टर होके आए हैं, जिनको मिला था वो चले गए। ये भी हो सकता है। होना चाहिए था, तो जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ से जितना दूर है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। उस कंडीशन तो कहाँ होना चाहिए था मतलब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ क्यों होना चाहिए था? जमीन के अंदर ड्रिल करके हमने 2 किलोमीटर का गड्ढा छोड़ा, उसके नीचे नहीं होना चाहिए था? अगर वहाँ पे बहुत दूसरी जगह है जाने की तो फिर उसको वहीं अगर पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल जी डिफाइंड ही नहीं कर सकते। हम हमेशा पोटेंशियल जी का चेंज डिफाइन करते हैं। और चेंज इन पोटेंशियल जी क्या है कि किसी फील्ड के खिलाफ एजेंट जितना वर्कडन करता है उसी स्टोर्ड वर्कडन को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल जी। जैसे मैं कह दूं ये एम मास को मैं ग्रेविटी की फील्ड यानी एम जी के खिलाफ जबरदस्ती नीचे से ऊपर ले गया तो फील्ड मना कर रही थी ऊपर मत ले जाओ। फील्ड कभी अपने अंदर होने वाले बदलाव का अपोज करती है। यानी मैं इसको जब ऊपर ले जाया तो फील्ड कह रही थी नहीं नीचे ही रहने दो, तो मैंने यानी कौन एक्सटर्नल एजेंट जबरदस्ती उसको ऊपर पहुंचाया। जैसे तुम लोगों के अंदर की फील्ड क्या कहती कि छोड़ो यार रहने दो, क्या फायदा क्लास पढ़ने से, अंदर की फील्ड। लेकिन उसके अगेंस्ट जाके मैं किसी तरह से तुम्हारे अंदर आग लगाए रहता हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो यार इस प्रोसेस के दौरान मैं अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड मैं वर्कडन करता हूँ और वो वर्कडन कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है जो कभी काम आ सकता है। कैसे काम आ सकता है? अगर मैं हाथ हटा लूं तो क्या इसको वापस काइनेटिक एनर्जी मिलेगी? बेसिकली वो किसी फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा बाद में, अभी रिफ्लेक्ट। यानी कुल मिला के जब टीचर आके किसी बच्चे के पास कहता है इसके अंदर बहुत पोटेंशियल, इसका ये मतलब थोड़ी कि कुछ उछलता कूदता नजर आ रहा, लेकिन कभी जाके जब हम 35 की एज पे वो और उसके बगल वाले बच्चे सब 35 की एज में आएंगे तब अंतर समझ में आएगा इसके अंदर क्या था, क्या पोटेंशियल था। वो डिफरेंस कभी तो क्या है कि यार इस सिचुएशन और इस सिचुएशन, मान लिया 2 ब्लॉक हैं, ये एक है ये एक है, किसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल जी है? ऊपर वाले के अंदर। कैसे पता चलेगा? जब दोनों सेम लेवल पे आएंगे तब पता चलेगा ये मोशन में है और ये रुका का रुका है। बात समझ रहे? तो वो स्टोर्ड वर्कडन जो कौन करता है? एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल एजेंट में एक्सटर्नल लगाने की जरूरत है, एजेंट अकेले बोल देते। तो यार ऐसा है उसका मामला कि मैं बाद में बताऊंगा वो मामला, ठीक है। तो अभी क्या बता रही है, स्प्रिंग अभी फिलहाल रिलैक्स्ड है, ये रिलैक्स्ड है। हाँ हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि बीच क्लास में आने से कोई डिस्टर्ब होगा, क्योंकि अब ठंडे खाने से तो अच्छा है यार कि क्लास। तो अगर मैं एम मास के ब्लॉक को खींच के इधर तक ले जाता हूं तो क्या इस प्रोसेस में मैं यानी एक्सटर्नल एजेंट वर्कडन करूंगा और जितना वर्कडन करूंगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। अच्छा मैं ये क्यों कह रहा हूँ जितना करूंगा पूरा स्टोर हो जाएगा? मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मैंने उतना ही वर्कडन किया है कि मोशन ना आ पाए। मैंने उतना ही वर्कडन किया है कि मोशन ना आ पाए, केवल लड़का है बहुत अच्छी फिर डेल्टा यू की डेफिनेशन हमें क्या लिखना चाहिए? डेल्टा यू की डेफिनेशन हमें लिखना चाहिए वर्क डन बाय एजेंट रेस्ट टू रेस्ट। ये रेस्ट टू रेस्ट लिखना इसलिए जरूरी है कि एजेंट ने अपना जो वर्क डन किया है वो मोशन लाने में नहीं किया है, बस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के खिलाफ किया है, खिलाफ किया है। बात क्लियर है?
तो अगर मैं कहूं यहां से ऊपर ले जा रहा था एजेंट, तो बताओ एजेंट ने कितना वर्कडन किया है यार। एजेंट ने फोर्स उतना ही लगाया होगा जितना ग्रेविटी का फोर्स, उससे ज्यादा लगा देगा तो मोशन आ जाएगा। यानी ये एफ कितने के बराबर है, mg के बराबर। तो वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, फिर एफ ऊपर लगाया mg का, और एस कितना है ऊपर की तरफ h, और कॉस कितना है 0, तो ये कितना आ गया mgh। इसी तरह से जब एजेंट ने इसको खींचा तो एजेंट ने कितना वर्क डन किया, ये वर्क डन सीधे हम जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, नहीं। अच्छा यार, ये तो हो गई एजेंट की बात। अब जरा हम एक और नजरिए से देखते हैं, क्या बताओ जिस दौरान एजेंट पॉजिटिव वर्क डन करता है उस दौरान फील्ड, फील्ड नहीं चाहती कि कोई उस पर एहसान करे, फील्ड नहीं चाहती कि कोई उस पर एहसान करे, एजेंट जबरदस्ती पीला पड़ा है कि एहसान ले लो एहसान ले लो। जैसे मैं कोशिश करता हूँ भैया क्लास पढ़ लो उस तरह से। तो यार फील्ड से अगर हम पूछे, फील्ड से पूछे कि वो क्या करे यहां से यहां जाने के दौरान तुमने क्या किया, फील्ड से पूछा जाए तो यार फील्ड फोर्स कहां लगा रही है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है ऊपर, तो कितने डिग्री का एंगल है। तो यार इसी फॉर्मूले में अब अगर मैं फील्ड का वर्कडन लाऊं, सॉरी ये वर्कडन बाय एजेंट था, अब मैं वर्कडन ला रहा हूं किसका, फील्ड का। बता यार फील्ड का वर्कडन कैसा आएगा, वर्कडन बाय फील्ड क्या आएगा, माइनस mgh। क्या समझ आया, एफ की जगह mg, एस की जगह एच, और थीटा की जगह 180। तो क्या, यानी जिस दौरान एजेंट पॉजिटिव वर्कडन करता है अगेंस्ट द फील्ड रेस्ट टू रेस्ट, उस दौरान उतना ही वर्कडन फील्ड करती है, मगर कैसा करती है, नेगेटिव। यहां बता यार अगर कोई वर्कडन बाय एजेंट पूछ रहा था तो हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्कडन बाय स्प्रिंग कहता तो यार ये हम कभी वर्क पावर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इसका मतलब फैक्ट बन गया। इसका मतलब यार ये अकेली डेफिनेशन क्या है यार, अब एक और डेफिनेशन बन गई कि तुम वर्कडन बाय एजेंट से क्या, वर्कडन बाय फील्ड से भी डेल्टा यू ला सकते हो, लेकिन वर्कडन बाय फील्ड और इसका साइन अपोजिट होता है, तो एक माइनस यहां और लगा दो, ये डेल्टा यू की डेफिनेशन हो गई। कन्विंसिंग डेफिनेशन है, बात क्लियर है। अब यार जो बातें मैं मैकेनिक्स में कर रहा था वही इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अंतर आ गया है यार, यहां पर ये अंतर आ गया कि कोई क्यू चार्ज है, उस पर लगने वाला फोर्स ग्रेविटी नहीं है, स्प्रिंग नहीं है, क्यू ही है। क्या बता इस क्यू ही के इफेक्ट में ये पोजीशन या ये पोजीशन, किस पोजीशन में स्टोर्ड एनर्जी ज्यादा है, गर्म है ठंडे है, चलो इतनी देर के बाद भी अगर तुम ठंडे लाते ना भाई तो आज चटनी की होली हो जाती, क्योंकि बच्चे ना एकदम बिल्कुल हो सकता है यार उसने ऐसे ही प्लान किया। हाँ, नहीं नहीं लो, अरे लो यार, अभी तो मैं वर्कडन कर रहा हूँ। क्यूई का फोर्स कहाँ है, राइट है, तो फील्ड चाहती कि हम राइट जाए, आई मीन चार्ज राइट जाए, एजेंट को उसके खिलाफ जाके अगर यहां से यहां तक वो धक्का देके पहुंच गया तो एजेंट इस दौरान कैसा करेगा, पॉजिटिव, और फील्ड नेगेटिव करेगी। तो बताओ ए पोजीशन या बी कहां ज्यादा एनर्जी है, बी पोजीशन में ज्यादा एनर्जी, इसका मतलब ए से बी पहुंचाने में, है ना। अच्छा यार डेफिनेशन बताते समय सब मैं पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करता हूँ, उल्टी भी बात ट्रू है। जैसे मैं ए से बी पहुंचाने में पॉजिटिव वर्कडन कर रहा हूं और फील्ड कैसा कर रही है, तो अगर बी से ए लौटने की बारी आएगी तो फील्ड कैसा करेगी यार, वो चटनी लेने नीचे गया था तो उसने कहा चटनी है नहीं, है नहीं, यही हुआ है ना, है, और अपने लिए केवल लाया, ये तो यार और ज्यादा, उससे बोल दो यार चटनी दे दो यार जब लाए हो तो, हद है यार।
ये लड़का बड़ा होकर कुछ करेगा। लेकिन बड़ा कब होगा? इतना बड़ा हो गया। अब हो सकता है उससे पैकेट ना खुल रहा हो। वो बांधने वाले भी तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा बांधते हैं कि या तो गिरती है या तो खुलती नहीं है। चटनी अलग है ना। फैल ना जाए शायद इसलिए होगा। उसी में डाल दो ना यार, इसी में थोड़ा थोड़ा डाल दो। भाई लोग फैलाना मत यार, इसीलिए शायद। मेरे तो पहुंचने से पहले खत्म कर दो तो मुझे पता है तुम। थोड़ी सा यार भैया दे दो यार, लगे कि हाँ मैंने भी थोड़ा बहुत खर्चा किया है। थोड़ा सा और दे। नहीं, वो ऐसे इशारा कर रहा सर चाय। मैं सोचा यार क्या ड्रिंक ड्रिंक का इंतजाम कर रहा है। पहले बोले सर। आज कितने बार गया नीचे? सर 3 बार गया। एक बार नोट बटा निकल आया, एक बार चटनी भूल गया, एक बार समोसे लेके आया फिर चटनी लेके आया। सही है यार, इससे लंच नहीं मंगाया जाता। तो 4-5 बार में कभी सलाद दे गया, कभी दाल लगा। थोड़ी देर से किया होगा कि दोबारा करना ना पड़े। हाँ ये भी है बेटा, ये आलसी लोग ही जान सकते हैं। ये काम ऐसा करो कि दोबारा कोई काम को कहे ही ना। आजकल सेंटर 2 में ऐसी चाय मिल रही। ये भी एक सही है, इसने सही कहा। छोटू बहुत होशियार आदमी है, आप उसको हल्के में ले रहे हो। तो यार खाते खाते हम लोग शुरू कर दें क्योंकि मैंने खा लिया है। तो यार अभी हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, ए से बी तक मैंने यहाँ पहुंचाया तो एजेंट ने कैसा वर्कडन किया और फील्ड ने नेगेटिव। आज अगर मैं छोड़ दूं तो फील्ड हमेशा ऐसी डायरेक्शन में भागती है जिससे पोटेंशियल जी कम हो सके। नहीं, अगर मैं यहाँ से छोड़ दूंगा तो चार्ज कहाँ जाएगा? कड़ू था। हाँ, कैसा लगा भाई समोसा पहली बार लाइफ में? मतलब वैसे कोई समोसे में इंटरेस्ट नहीं था, समोसा कुछ खास नहीं था, बस भूख लगी थी। पहली बार अगर कोई चीज हमें अच्छी ना लगती हो ना, तो पता है कब से अच्छा लगना शुरू होता है? कि अगर हम भूख में उसको खा लें। अगली बार से समोसा तुम्हारा भी फेवरेट होने वाला है। सर अपने मन से फील्ड हमेशा क्या चाहती है? पोटेंशियल जी कम करना चाहती है। यानी अपने मन से तुम लोगों के अंदर की फील्ड चाहती है कि पोटेंशियल जी कहाँ स्टोर हो रहा है, कम से कम हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे एग्जाम होता है तो हम अपने नॉलेज को ऐसा फेंकते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि अब इससे हमें क्या लेना देना। फिर जब 12th 11th में आते हो तब पता चलता है अभी ये तो सब कुछ जो पहले पढ़ा था वो यहाँ काम आता है। खैर,
तो यही फील्ड का नेचर है। फील्ड का ऐसा ही नेचर कि वो हमेशा चुकाने की कोशिश करती है, एजेंट की जिम्मेदारी है बढ़ाने की, है ना। तो पहले तो ये डेफिनेशन हजम हो गई है। यूनिट क्या होगी डेल्टा यू की? हाँ ऑब्वियसली यार, क्योंकि इसको वर्क डन से डिफाइन किया है तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल होगी। तो फिर साथ ही साथ हम चेंज इन पोटेंशियल भी डिफाइन कर दें। या चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी है। जैसा कि मैंने कहा यार कि फोर्स को असिस्ट करने के लिए फील्ड होता था, तो फोर्स होता है किसी भी चार्ज पे फोर्स, और फील्ड होता है 1 कूलम पे फोर्स। तो अभी क्या यार, यहाँ भी वही बात है कि किसी प्रोसेस के दौरान किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में जितना एजेंट वर्क डन करता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो 1 कूलम को अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है तो वो क्या हो जाएगा? चेंज इन। यानी डेल्टा वी की डेफिनेशन और डेल्टा यू की डेफिनेशन क्या मैं सिमिलर ही लिख सकता हूं। यहां भी लिखूंगा वर्क डन बाय एजेंट, यहां भी लिखूंगा माइनस वर्क डन बाय फील्ड, है ना। वर्क डन बाय एजेंट के साथ रेस्ट टू रेस्ट लिखना जरूरी होता है। बस इसके साथ एक चीज और आ जाएगी, फॉर यूनिट चार्ज। यस, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज जल्दी कूलाम में ही लिया जाएगा, सोचने के लिए तो कम से कम कूलाम भी ठीक है। तो ऐसा है कि जब भी हम कभी डेल्टा यू लाएंगे तो वर्क डन निकालना पड़ेगा, और वर्क डन के लिए कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो तुमने सब पढ़े हैं। पता है वर्क डन का डेफिनेशन होता है एफ एस कॉस थीटा, पढ़ा है कि नहीं? क्या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? एफ वेक्टर डॉट, यार ये दोनों ही फॉर्मूले तब तक है जब तक एफ कैसा है, अगर एफ एस के साथ साथ वेरी करता है तो फिर यही प्रोडक्ट क्या बन जाता है, यानी वर्क डन इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा, और मोस्ट जनरल फॉर्म एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अच्छा, मोस्ट जनरल फॉर्म में डीएस का मतलब क्या होता है पता है? डीएक्स आई डी वाई जे डी जेड के। डीएस का मतलब क्या होता है? डीएक्स आई डी वाई जे डी जेड के, और ये एफ वेक्टर भी समथिंग आई, यानी एफ एक्स आई एफ वाई जे ऐसा होगा। इतनी बात क्लियर है? तो अभी क्या, जब भी हमें डेल्टा यू लाना होगा तो वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन के लिए वो फॉर्मूले हैं। तो वर्क डन लाने के लिए एफ लिखना पड़ेगा। तो एफ की जगह इस टॉपिक में, एफ की जगह इस टॉपिक में या तो क्यू ही आएगा अगर चेंज इन पोटेंशियल जी निकाल रहे हैं, या तो एफ की जगह ई आएगा अगर चेंज इन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। यही बात समझे भाई? अगर क्यू चार्ज के लिए बात हो रही है तो एफ की जगह क्यू ई आएगा, और यूनिट चार्ज के लिए बात हो रही है तो एफ की जगह क्या आएगा? ई आएगा। तो कुल मिलाकर ये वर्क डन के जो तुम्हें फॉर्मूले 4 दिख रहे हैं ना, अब 4 की जगह 8 हो चुके हैं। नहीं, अरे भाई हर जगह जहां एफ नजर आ रहा है वहां ई लिख दो तो अलग लुक आएगा, क्यू ई लिख दो तो अलग लुक आएगा। लेकिन अब तुम समझ सकते हो यार कि वो वर्क डन ही है, एक कूलम के लिए या क्यू कूलम के लिए। क्या बात क्लियर है? इसी यही फॉर्मूले है वर्क डन के, डिपेंड करता है हमें निकालना क्या है। बात क्लियर है? तो मैं उसको पीछे से ही जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नया कुछ भी नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई? इतना नोट करे तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अरे वाह, बचा लाया। पीछे से मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि यार इसको अलग दिमाग में स्पेस देने की जरूरत नहीं, एक्चुअली पुरानी चीज है। ये लाइव हो रहा था यार। इसका मैं लिंक शेयर करूंगा उन बच्चों को जो कहते नहीं हमारा समोसा ज्यादा अच्छा है। नोट कर लिया भाई? तो अब यार अभी शुरू के थोड़ा देर हम डेल्टा वी या डेल्टा यू लाना सीखेंगे, बल्कि डेल्टा वी लाना। डेल्टा वी लाना आ गया तो डेल्टा यू तो आ ही गया ना यार। क्या बताओ, हर जगह जहां मुझे डेल्टा वी पता चल गया, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी जूल पर कूलम। भाई इसकी यूनिट जूल है तो इसकी क्या होगी? जूल पर कूलम, क्योंकि पर कूलम के लिए। तो अगर कहीं हमें डेल्टा वी पता है
और डेल्टा यू उसी के लिए पता है, तो रिलेशन क्या होगा, Q टाइम्स डेल्टा V, या कहीं V पता है और कहीं U पता है तो उसमें रिलेशन क्या होगा, बात क्लियर। V पर कूलाम के लिए होता है और U किसी भी चार्ज के लिए होता है। V की यूनिट जूल पर कूलाम होगी और डेल्टा U की जूल होगी। इतनी बात क्लियर है। फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का डेल्टा का मतलब ही हमेशा ही होता है, नहीं डेल्टा का मतलब यही होता है, डेल्टा का मतलब चेंज ही होता है, हमें प्रोसेस उन्हें कहां से वो प्रोसेस पता होना चाहिए। नोट कर लिया है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यार इसके एग्जाम्पल मुझे कम से कम 10 मिनट 15 मिनट चाहिए, नहीं बचा, चलो ठीक, ये हटा दे। यार अभी हम धीरे धीरे सारी बातें करेंगे, अभी इतनी बात को पकड़ के बैठ जाए जो मैंने अभी बताई है, धीरे धीरे चलेंगे तो जो तुम्हारे दिमाग में चीजें है ना यार वो एक एक करके निपटेंगी, है ना। तो अभी हम लोगों ने बस इतना ही सीखा है, अभी हम लोगों ने बस इतना ही सीखा है, डेल्टा यू की डेफिनेशन, डेल्टा बी की डेफिनेशन, और ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, इतनी बात क्लियर है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इतनी ही बात पे बेस्ड, यहाँ पर ई की इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा कुछ 2I 3J, और ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इनिशियल से फाइनल कोई चार्ज ले जाया गया है, और अगर कोई कुछ ना बोले तो वो चार्ज क्या है, अगर कोई कुछ ना बोले और चेंज इन पोटेंशियल पूछ रहा है तो अपने आप हम क्या मान लेते हैं, 1 कूलाम का टेस्ट चार्ज। तो यार पहला क्वेश्चन है फाइंड चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, और दूसरा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इफ इनिशियल वाज 10 जूल पर कूलम। ठीक है, हमेशा हम चेंज के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, कोई इनिशियल असाइन कर दे तो फाइनल बताई जा सकती है ना। इनिशियल असाइन करना किसी का भी काम हो सकता है, हम हमेशा फॉर्मूला किसके लिए जानते हैं, चेंज। क्या ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन कर पाएंगे, केवल डेफिनेशन यूज करना है, मैं पहला बता देता हूं अगला तुम लोग करोगे। चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी हमें लाना है, पहला क्वेश्चन पूछा है डेल्टा वी, तो यार डेल्टा वी बोले तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हमें लाना है। स्टेप्स क्या है, डेल्टा वी की डेफिनेशन क्या है, क्या है डेल्टा वी की डेफिनेशन, स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताएं। सर वर्क डन बाय एजेंट लगाएं या माइनस वर्क डन बाय फील्ड लगाएं, या देखो यार अगर मुझे फील्ड दी है तो एजेंट से काम नहीं बनेगा, अगर फील्ड दी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस वर्क डन बाय फील्ड। चलो यहां तक आ गए, पहले हमने डेल्टा बी की डेफिनेशन लगाई, अब हमारा ख्याल आएगा कि वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो यार वर्क डन के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं जो मैंने बताया अभी अभी, ये 4 फॉर्मूले हैं, तो इनमें से कौन सा यूज करना ठीक रहेगा इस सिचुएशन में, यार अब वो हमें फैसला लेना पड़ेगा, जो वर्क डन में हमने स्किल कभी डेवलप करी है कि नहीं करी, वो टॉपिक पढ़ा है कि नहीं वर्क पावर ने। चलो मतलब इस टॉपिक में आने से पहले ये माना जाता है कि तुमने पढ़ा है, बताए जरा 4 फॉर्मूले हैं वर्क डन के, कौन सा लगाना ठीक रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, पहला वाले बताए, दूसरा वाले बताए, तीसरा वाला या चौथा वाला। यार एक मिनट, ये फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो कांस्टेंट के ये दोनों फॉर्मूले हैं और वेरिएबल के, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन क्यों करोगे, अच्छा उसको मैं सेकंड बोल रहा हूँ, ठीक। तो कुल मिला के हम यहाँ लगाने वाले हैं ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तुम कहोगे सर फॉर्मूला तो एफ डॉट एस था, क्या बताओ डेल्टा बी किसके लिए होता है, यूनिट कूलाम के लिए, तो क्यू की जगह क्या आ चुका है, 1 कूलाम। यार स्टेप वाइज सोचना है, अब ई वेक्टर की जगह क्या 2I प्लस 3J, और एस की जगह कितना, यार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से यहाँ ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, वो कितना आगे और कितना ऊपर है, तो यार 2 से 6 गया है मतलब 4 आगे, 3 से 7 गया है मतलब 4J कैप। क्या ये डॉट प्रोडक्ट करना सबको आता है,
कितना आएगा 8 + 12, ये कितना आ गया -20 जूल पर कूलम। यूनिट के साथ लिखना है जूल पर कूलम। पहला क्वेश्चन आ गया, चेंज इन पोटेंशियल आ गया। अब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है V फाइनल माइनस V इनिशियल आ गया है, दैट इज -20। अगर कोई V इनिशियल असाइन कर दे तो V फाइनल क्या होगा? तो V इनिशियल कितना दिया है 10, तो V फाइनल कितना हो जाएगा -10 जूल पर कूलम। यही स्टेप है। अब इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? सीधी सी बात है, अब कॉम्प्लिकेट हो सकता है वर्क डन निकालने के स्टेप्स। कहीं भी चेंज इन पोटेंशियल अगर हमें फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाना पड़े तो यही स्टेप्स हैं, है ना। इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है बस। अब यहाँ पे आसान वाला फॉर्मूला लगा, हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड वाला फॉर्मूला कभी कभी लग जाए, क्या हैंडल कर लेंगे? देता हूँ तो फिर मैं, ये एग्जाम्पल क्लियर है। अगला एग्जाम्पल सबको करके दिखाना है, ये नोट करते जा रहे हैं साथ ही साथ। इतने ही में? अच्छा, वो हंस रहे थे, मैं कहाँ हंस रहा था? वो हंसने के बीच में खाने की प्रैक्टिस हम लोग करना ही पड़ेगी। यहाँ तो सब खा लिए। हाँ, नहीं मतलब हंसने के बीच में अपने आप को रोक के और फिर खाना। नोट कर लिया है, तो एग्जाम्पल बदलने वाला है। एग्जाम्पल ऐसा हो जाए अगर, ठीक है, तो डिस्कशन में क्या अंतर पड़ेगा? हम्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा फॉर्मेट लगाओ? चौथा वाला लगाओ। तो पहला क्वेश्चन वही है, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल, और दूसरा क्वेश्चन भी वही है, अगर इनिशियल दिया है तो फाइनल क्या होगा। तो यार डेल्टा वी लाने के स्टेप्स क्या है? पहली चीज माइनस वर्क डन बाई फील्ड और यूनिट चार्ज, ऐसे लिख देना चाहिए फॉर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब वर्क डन के बारे में सोचना पड़ेगा, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर, देखो जरा, ये ई एक्स है और ये क्या है ई वाई है। ई एक्स एक्स का फंक्शन और ई वाई, इसका मतलब दोनों ही कंपोनेंट चेंजिंग है, और चेंजिंग है तो हमें इन दो फॉर्मूलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, चेंजिंग है साथ साथ वो वेक्टर लुक में भी है, 2D में आई जे लुक में है।
और वेक्टर लुक में तो हमें ये मोस्ट जनरल फॉर्म यूज करना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये क्यों कहा गया, अरे यार क्यों कहा गया 1 कूलम, क्योंकि डेल्टा भी ला रहे हैं तो f की जगह क्या आ गया, e आ गया। बात क्लियर है, e दिया है 2x i कैप 3y स्क्वायर j कैप, और ds का मतलब क्या होता है, ds का मतलब होता है dxi dyj dz k। लेकिन क्योंकि ये 2D डिस्कशन है तो बस इतना ही लिखना ठीक है, k वाला टर्म वैसे भी खत्म हो जाएगा जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो क्या इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने में एक्चुअली दो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होंगे, एक आएगा 2x dx और एक आएगा 3y स्क्वायर dy, और ये नंबर बाहर लिख दो क्योंकि इंटीग्रेशन वेरिएबल का होना है। x में लिमिट कहां से कहां तक, यार x कहां से कहां बदला है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, तो हम x में लिमिट रखेंगे 2 से लगा के 6 तक और y में रखेंगे 3 to 7। यार लिमिट रखने के बाद कोई मुझे बताए ये सॉल्व करके कितना आंसर आया है, एनीवन किसी का आया क्या, नहीं है। एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई क्यूब आएगा और 2,3 से कहाँ तक पहुंचना है 6,7। तो एक बार अपर लिमिट रख देते हैं 36 प्लस 49, नहीं 49 इंटू 7, और एक बार लोअर लिमिट रख देते हैं -4 -27। सॉल्व करके कितना आ रहा है ये 348 आ रहा है। एक बार x में अपर लिमिट लोअर लिमिट डालना है, y में अपर लिमिट लोअर लिमिट डालना है, इसीलिए वो मैथ्स अपने आप काम करेगी, वो हमें फील करने की जरूरत जब होगी तब मैं बताऊंगा। क्या ये डेल्टा v का आंसर आ गया है, डेल्टा v बोले तो v फाइनल माइनस v इनिशियल माइनस 348 जो भी आया है, तो क्या v फाइनल माइनस v इनिशियल कितना 10, तो v फाइनल कितना आ जाएगा 10 माइनस 348 यानी माइनस 338 जूल पर कूलम। यार चेंज पहले आता है, एब्सोल्यूट बाद में आता है, जब कोई एक रख देते हैं तब एब्सोल्यूट आ जाता है। ये पैटर्न समझ आ रहा है, अब कब कौन सा फॉर्मूला लगना, बस यही डिसीजन तो लेना बाकी रह गया, हम किसी भी फील्ड के लिए अब हम ई ला सकते हैं कि नहीं। तो अभी तक हमने फील्ड अपने मन से दिखाई है, अब हम चार्ज की फील्ड में भी बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। यार बात तो मुझे एक और करना थी लेकिन अगली क्लास में करेंगे।